नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने अपने मुल्क और कौम के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। इस जंग के खात्मे के बाद मिडिल ईस्ट की सूरत हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इजराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू के शासनकाल में इजराइल जिस तरह भयानक संकट के दौर से गुजरा, दूसरा नेता होता तो हार मान गया होता। लेकिन फौलाद के बने नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के आतंकी संगठनों के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। कुछ इस अंदाज में कि या तो दुश्मन जिंदा रहे या हम। तमाम विरोधों को झेलने वाले नेतन्याहू जानते हैं कि दुश्मन और उनके कौम में से किसी एक का वजूद मिटना तय है। लिहाजा दुश्मन के ही वजूद को मिटाने की दिशा में वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जो कौम अपने ही मुल्क के इतिहास से नावाकिफ होता है, वो बदलते वक्त के तूफान में हमेशा के लिए फना हो जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने जब इजराइल की सरहद में घुसकर 1200 यहूदियों का नरसंहार कर दिया और 250 से ज्यादा यहूदियों को अगवा कर लिया, तो इजराइल की खुशकिस्मती ये थी कि ऐसे नाजुक वक्त में मुल्क की रहनुमाई एक ऐसा युगांधर कर रहा था जिसे अपने मुल्क और कौम के इतिहास की मुकम्मल जानकारी थी। हालांकि इतिहास के प्रोफेसर बेंजामिन नेतन्याहू के छोटे पुत्र बेंजामिन नेतन्याहू का अपने मुल्क और कौम के इतिहास से भली भांति वाकिफ होना हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के लिए डेथ वारंट साबित हो गया। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के दुर्दांत आतंकवादियों ने इजराइल की सीमा में घुसकर जब कोहराम मचाया, तो मुल्क के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मन में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना की भयावह करतूतों के पन्ने अनायास फड़फड़ाने लगे। 60 लाख यहूदियों के निर्मम नरसंहार की नामुराद दास्तान नेतन्याहू के लिए हमास और हिजबुल्लाह को धरती से नेस्तनाबूद कर देने की अदम्य प्रेरणा बन गई। और इस प्रेरणा के बाद नेतन्याहू ने अपने कान के दरवाजे आलोचनाओं, समीक्षाओं और सरगोशी के लिए बंद कर दिए। यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है, अरब देशों में कौन सी जुबानी जुगाली हो रही है, यूरोपीय यूनियन का क्या मत है, दुश्मन किस लहजे में धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक कि मित्र देश क्या सुझाव दे रहे हैं, इन सब के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के कान बंद थे। अपने ही कौम के इतिहास के पन्नों से प्रेरित नेतन्याहू के दिमाग में बस एक ही बात थी, इस बार अगर दुश्मनों का मुकम्मल सफाया नहीं हुआ तो इजराइल और यहाँ के रहने वाले यहूदियों का वजूद मिटने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसी सोच और संकल्प के साथ नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्स को हमास को इतिहास बनाने के लिए हिट देम हार्ड का निर्देश जारी कर दिया। आज नतीजा सबके सामने है। नेतन्याहू अपने आप में एक वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, उनकी पॉलिसीज बड़ी क्लियर हैं। अगर वो टेररिज्म के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, हर तरीके से उसको खत्म करने की उनकी जब कोशिश होती है, उसके पीछे वो एक ओपन डिक्लेरेशन भी साथ साथ चलाते हैं। उसे आप पॉलिटिकल कह दीजिए, साइकोलॉजिकल कह दीजिए, प्रोपोगंडा कह दीजिए, बट अपने आप में नेतन्याहू जब भी कुछ कहते हैं तो वो करते जरूर हैं उससे रिलेटेड जो भी काम होना है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के छापामार लड़ाकों को जब सख्ती और निर्ममता के साथ निपटाना शुरू किया, तो यूनाइटेड नेशंस से लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। शांति प्रस्ताव लेकर कई देवदूत नमोदार हुए। बंधकों की रिहाई को लेकर अपने ही देश में आंदोलन शुरू हो गए। इजरायली लोग बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने लगे।
इजराइल के विपक्षी दलों ने नेतन्याहू पर सत्ता की खातिर खूनी खेल खेलने का आरोप लगाया, पर नेतन्याहू के कान इन सब कोलाहलों के लिए पूरी तरह बंद थे। यहाँ तक कि जब इजराइल के सबसे करीबी मुल्क अमेरिका तक ने सीज फायर को लेकर नेतन्याहू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो भी इस योद्धा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जंग शुरू होने के करीब 8 महीने बाद इस साल मई में अमेरिका ने सीज फायर की शर्त न मानने की सूरत में इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने तक की चेतावनी दी, पर अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नेतन्याहू ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से दो टूक कह दिया। अगर इजराइल को अकेला खड़ा रहना पड़ा तो वो इसके लिए भी तैयार है। अगर हथियार नहीं मिले तो हमारे सैनिक अपने दुश्मनों को नाखूनों से नोच कर मार डालेंगे, लेकिन हमारे हमले किसी भी सूरत में रुकने वाले नहीं हैं। हमारे बेगुनाह लोगों का नरसंहार करने वाले नरपिशाचों को हम जब तक खत्म नहीं कर लेते तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। युद्ध शुरू होने के करीब 10 महीने बाद नेतन्याहू ने हमास का जड़मूल से सफाया कर दिया है। इस दौरान ईरान में राजकीय मेहमान बनकर पहुंचे हमास चीफ इस्माइल हानिया के भी इजराइल ने 31 जुलाई को तेहरान में चीथड़े उड़ा दिए। उधर गाजा में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़ों का रियल फिगर तो शायद ही कभी सामने आ पाए, पर हमास की कब्र खोदने के बाद भी नेतन्याहू चैन से नहीं बैठे। हमास से युद्ध के दौरान बीच बीच में इजराइल को कभी रॉकेट अटैक तो कभी मिसाइल अटैक से छेड़ने वाले हिजबुल्लाह का आखिरी मरसिया पढ़ने का बीड़ा भी नेतन्याहू ने उठा लिया है। हिजबुल्लाह ने सोचा नहीं था कि जिन यहूदियों को निपटाने के लिए ही साल 1982 में उसका वजूद खड़ा किया गया, उन्हीं यहूदियों का एक मसीहा लेबनान के भीतर ही उनकी कब्रें खोद डालेगा। 18 सितंबर को लेबनान में अचानक 3000 से ज्यादा पेजर में ब्लास्ट हुए, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई और 3500 से ज्यादा जख्मी हो गए। उसके बाद तो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ब्रिगेड में कोहराम मच गया। पेजर के बाद अगले दिन वॉकी टाकी, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइसेज और रेडियो में भी ब्लास्ट शुरू हो गए। आज हिजबुल्लाह के लड़ाकों को समझ में नहीं आ रहा कि नेतन्याहू के चक्रव्यूह से कैसे बचा जाए। नेतन्याहू पर एक बार फिर 21 दिन के सीज फायर का दबाव बनाया जाने लगा, पर इस योद्धा ने साफ कर दिया कि कौम और मुल्क के दुश्मनों के समूल सफाए तक ये जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने लेबनानी लोगों को दक्षिण लेबनान खाली करने की वैसी ही चेतावनी दे दी जैसे उन्होंने गाजा में दी थी। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देशों ने 31 दिनों के युद्ध विराम की अपील नेतन्याहू से की थी। 25 सितंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस ने तत्काल युद्ध विराम की अपील करते हुए इजराइल को आगाह किया था कि ये युद्ध भविष्य में भयंकर त्रासदी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पर नेतन्याहू का फोकस क्लियर है। उनका मानना है कि जब तक हमास और हिजबुल्लाह का वजूद बना रहेगा, मिडिल ईस्ट में अमन का तस्वुर बेबानी है। नेतन्याहू ने अपने कान के दरवाजे अभी भी बंद रखे हैं। जब तक आर या पार नहीं हो जाता, नेतन्याहू रोकने वाले नहीं हैं। वतन परस्ती नेतन्याहू को पारिवारिक विरासत से सौगात के तौर पर मिली है। नेतन्याहू ने आतंकवादियों के जुल्मों की फाइलें उनसे सीधी जंग लड़कर पढ़ी है, इसलिए उन्हें पता है कि उनकी मानसिकता क्या है। देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने गोली भी खाई है और अपने भाई को भी खोया है, इसलिए वो जंग को आखिरी पड़ाव पर ले जाकर ही खत्म करना चाहते हैं।
इतिहास के पन्ने में दर्ज हर एक हर्फ अपने मौजूदा समय में ही भविष्य की नींव गढ़ने लगता है और गुजरते वक्त के साथ ही भविष्य की इमारत की शक्ल इख्तियार होने लगती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। इस कहानी को समझने के लिए उस दौर में चलना होगा जब ब्रिटेन के राजशाही परिवार का दबदबा इस दुनिया के लगभग 90 देशों पर था। ब्रितानी हुकूमत की बेड़ियों का बेड़ा इस कदर फैला था कि उसे बाहर निकल पाना आसान नहीं था। मौजूदा समय में आज बेंजामिन जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 20वीं सदी में फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था। ये संयोग ही कहा जाएगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रितानी हुकूमत की सांसें फूलने लगी तो उन्हें दुनिया में फैले अपने उपनिवेश को समेटना पड़ा। मजबूरन उन्हें गुलाम देशों को स्वतंत्र घोषित करना पड़ा। ब्रितानी हुकूमत ने जैसे भारत के 2 टुकड़े कर भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देश घोषित कर दिया, ठीक उसी तर्ज पर फिलिस्तीन के भी 2 टुकड़े कर फिलिस्तीन और इजराइल को 2 अलग अलग देशों की मान्यता दे डाली। ये सन 1948 की बात है जब इजराइल पूरी तरह से एक आजाद मुल्क बन चुका था। दिलचस्प बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 45 साल की उम्र में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म भी आजाद इजराइल में हुआ है। 14 मई 1948 को इजराइल के आजाद मुल्क घोषित होने के ठीक 17 महीने और 5 दिन बाद पश्चिम इजराइल के तेल अवीव शहर में रहने वाले मशहूर इतिहासकार बेंजामिन नेतन्याहू के घर 21 अक्टूबर 1949 को बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म हुआ। काबिले गौर है कि हिब्रू भाषा में नेतन्याहू का अर्थ है ईश्वर का वरदान। चेतना के स्तर पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि यही वो दौर था जब इजराइल के अस्तित्व का आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक और सामरिक अंकुरण ने आकार लेना शुरू कर दिया था। इजराइल और फिलिस्तीन में यहूदियों और अरबों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए 1963 में जब बेंजामिन 14 साल के थे तब उनके पिता बेंजियन ने पूरे परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया का रुख किया। बेंजामिन के पिता बेंजियन ने यहां आकर पेंसिल्वेनिया शहर में चेल्टेनहैम टाउनशिप को अपने रहने का ठिकाना बनाया और ड्रॉप्सी कॉलेज में इतिहास पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत यरूशलेम के हेनरीटा सोल्ट एलिमेंट्री स्कूल से हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई उन्होंने चेल्टेनहैम हाई स्कूल से की थी और यहीं उन्होंने साल 1967 में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। बेंजामिन रह तो अमेरिका में रहे थे, लेकिन अपनी मातृभूमि से दूर रहने की टीस उन्हें हमेशा सालती रहती थी और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने पूरी तरह वतन वापसी का मन बना लिया। बेंजामिन के संस्कार में देश प्रेम का बीजारोपण उनके पिता बेंजियन और दादा नाथन माइलिकोस्की की वजह से हुआ था। तभी तो पराया देश उन्हें जरा भी रास नहीं आया। Israel is the only country in the Middle East that categorically and absolutely allows freedom of worship, access to the holy places and so on. 1967 के दशक में इजराइल वापसी के दौरान बेंजामिन महज 18 साल के थे। बेंजामिन की युवा अवस्था का ये वो पड़ाव था जहां तीव्र विचारों का प्रवाह बड़ी से बड़ी चुनौतियों को मात देने का मादा रखता है। तब कौन जानता था कि बेंजामिन का व्यक्तित्व इजराइल की शक्ति और समृद्धि को गढ़ने में ऐसे शिल्पकार साबित होगा जो दुनिया के नक्शे पर उसे स्वर्ण सा चमत्कृत कर देगा। वतन वापसी करते ही बेंजामिन सबसे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स के एलीट कमांडो यूनिट सायरेट मटकल का हिस्सा बने और यहां उन्होंने एक लड़ाकू सैनिक के रूप में 5 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में ही बेंजामिन ने ये साबित कर दिखाया कि वो बद से बदतर हालातों पर भी अपने बुद्धि विवेक और रणनीतिक कौशल के दम पर नियंत्रण करने में सक्षम हैं। 1967 से लेकर 1970 तक बेंजामिन ने युद्ध के दौरान सीमा पर कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। काबिले गौर है कि 1968 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासर अराफात को पकड़ने के लिए जब इजराइल डिफेंस फोर्स के लड़ाकों ने जॉर्डन पर धावा बोला तो इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में बेंजामिन भी शामिल थे। हालांकि इजरायली सेना को मोर्चा छोड़कर पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उस दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक शानदार टीम लीडर के रूप में बेंजामिन की पहचान कर ली थी।
1967 से लेकर 1972 तक इन 5 सालों के बीच बेंजामिन ने इजराइल डिफेंस फोर्स के हर सैन्य अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन एक ऐसा सैन्य अभियान भी था जिसमें बेंजामिन जख्मी हुए और उन्होंने खुद ही अपनी सैन्य सेवा समाप्त कर ली। बात 1972 की है, जब सबीना नाम के एक एरोप्लेन को आतंकवादियों ने हाईजैक कर यात्रियों को बंधक बना लिया था। यात्रियों के रेस्क्यू मिशन के दौरान आतंकियों की गोली ने बेंजामिन के कंधे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसके बाद बेंजामिन को इजरायली डिफेंस फोर्स की सक्रिय सेवा से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन देश और देशवासियों की रक्षा के जज्बे ने बेंजामिन को चैन से बैठने नहीं दिया। अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि 1973 में योम किप्पूर युद्ध के दौरान बेंजामिन दोबारा सैन्य अभियान में शामिल हो गए। उसके कुछ सालों बाद निडर और आत्मबल से लबरेज इंसान के जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटती है जो भावनात्मक स्तर पर उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। 1976 में युगांडा के एंटेबे में आतंकवादियों ने एक एरोप्लेन को हाईजैक किया और यात्रियों को बंधक बना लिया। यात्री बंधकों के रेस्क्यू मिशन में बेंजामिन के भाई जोनाथन भी शामिल थे। सैन्य कार्रवाई के दौरान आतंकियों की गोलीबारी के दौरान जोनाथन शहीद हो गए। अपने भाई को खो देने के गम ने बेंजामिन को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। अपने भाई जोनाथन को खोने के बाद बेंजामिन ने पूरी तरह से आतंकवादियों के सफाये का भीष्म संकल्प ले लिया। बेंजामिन ने अपने भाई के नाम पर जोनाथन नेतन्याहू एंटी टेरर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ये सन 1980 का दशक था जब बेंजामिन इजरायली लोगों के बीच जाकर आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाने में पूरे दमखम के साथ जुटे थे। इस दौरान इजराइल के कई नेता बेंजामिन के संपर्क में आए और उनके काम को सराहा। देखा जाए तो बेंजामिन के राजनीतिक सफर की शुरुआत यहीं से हुई। यही वो दौर था जब इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे एरेंस ने वाशिंगटन डीसी में बेंजामिन को अपने मिशन के डिप्टी चीफ के रूप में नियुक्त किया। And I was 5 years old, standing in the porch, and a caravan of cars, limousines, government cars, screeches into the neighborhood, stops before, and the whole neighborhood, the kids are rushing to see this sight. And my father walks out to the terrace. He looks down at them, and he utters one word, bureaucrats, and leaves. It obviously made a deep impression on me, and it produced, I think, skepticism about bureaucracy and about government. बेंजामिन का व्यक्तित्व सैन्य दक्षता के साथ साथ राजनीतिक और नौकरशाही व्यवस्था की समझ पाकर विराट होने की राह पर चल पड़ा था। 1984 से लेकर 1988 तक यूनाइटेड नेशंस में बेंजामिन इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान एरियल शेरोन की सरकार के कार्यकाल में उन्होंने विदेश मंत्री का पद भी संभाला। कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिता फेड ट्रंप और बेंजामिन के बीच काफी गहरे रिश्ते थे। जानकार बताते हैं कि फ्रेड से बेंजामिन के रिश्ते ने उनके भीतर राजनीति के प्रति दिलचस्पी जगा दी। No president in the United States was friendlier to Israel than Donald Trump. He recognized something that the entire world should recognize, that Jerusalem has been our capital for 3,000 years since King David declared it such. He moved the American embassy there. He recognized our sovereignty in the Golan Heights. He withdrew from the disastrous Iranian nuclear deal. He was a tremendous friend. And I believe he is a tremendous friend of Israel. आधिकारिक तौर पर इजराइल की राजनीति में बेंजामिन की एंट्री 1988 में तब हुई जब उन्होंने लिकुड पार्टी की सदस्यता ली। 1991 में खाड़ी युद्ध काल के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने इजराइल के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उभर कर आए। 90 के दशक की शुरुआत में ही बेंजामिन का प्रभाव इजराइल की आम जनता पर दिखने लगा। इजराइल की आम जनता बेंजामिन को उनके उपनाम ईश्वर का वरदान के भाव से जोड़कर उन पर अपना प्यार लुटाने लगी। I said, Father, Abba, what do you think is the most important quality that the Prime Minister of Israel should have? And he thought for a minute and he said, one.
तो बंदे मेरे दम में आज आपने बेंजामिन नेतन्याहू के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसे ही दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।